हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, जो उत्तराखंड पीसीएस जो कि 14 जुलाई को होना है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको करा रहा हूँ उत्तराखंड स्पेशल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ 2 से 3 सवाल हर एक टॉपिक से देखने को मिलेगा। और इसी के तहत आज मैं कराने वाला हूँ आपको उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर। इसमें हम जिले वाइज देखेंगे और उत्तराखंड के लगभग सभी मंदिरों को कवर कर लेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये उत्तराखंड में जो पंच वाली चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, पंचधाम, पंचकुंड वगैरह ये क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराखंड में 4 धाम क्या है। 4 धाम आपको पता है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को हम कहते हैं 4 धाम। ठीक है, अब हम देखते हैं पंचकुंड। उत्तराखंड में पंचकुंड भी है। पंचकुंड क्या है? टंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, मानुसी कुंड, त्रिकोण कुंड, ये आपके पंचकुंड हैं। अब हम देखेंगे पंचधारा को। अगर पंचधारा की बात करें तो प्रहलाद धारा, कुर्मु धारा, उर्वशी धारा, वसुधारा और भृगुधारा, ये 5 प्रकार की धाराएं हैं। पंच केदार आपसे एग्जाम में पूछा गया और फिर पूछा जा सकता है कि पंच केदार क्या है। ठीक है, तो एक तो जो उत्तराखंड में केदारनाथ जो मंदिर है आपके रुद्रप्रयाग जिले में, वो वाला केदारनाथ हो गया। इसके अतिरिक्त तुंगनाथ, मदमहेश्वरनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ, ये आपके पंच केदार हैं। फिर पंच बद्री भी हैं, जिसमें बद्रीनाथ, आदि बद्री, भविष्य बद्री और ब्रद्र बद्री और योगनाथ बद्री, ये इतना शामिल होते हैं। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त हम देखने वाले हैं जिलेवार मंदिरों को, किस जिले में कौन कौन से मंदिर हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे एग्जाम में अक्सर यही सवाल बनता है कि कौन सा मंदिर है और किस नदी पे है, मेनली मंदिर पूछा जाता है जिले के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले उत्तरकाशी के प्रमुख मंदिरों को। ठीक है, इसमें नंबर 1 है विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर उत्तरकाशी जनपद से 300 मीटर की दूरी पर भागीरथी नदी के किनारे पर बना है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर है गंगोत्री मंदिर। तो विश्वनाथ मंदिर और गंगोत्री मंदिर ये उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं। अब हम देखेंगे, इसमें लिखा है कि चारों धामों में सबसे कम ऊंचाई पर कौन सा है। तो ये यहीं पे गंगोत्री जो 4 धाम माने गए हैं आपके, कि 4 धाम कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। उसमें सबसे कम ऊंचाई पर आपका गंगोत्री स्थित है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब हम उत्तरकाशी के अन्य मंदिर देखते हैं। तो अगला है कंडार देवी का मंदिर, यह एक प्राचीन मंदिर है। फिर है शक्ति मंदिर। विश्वनाथ मंदिर के साथ यह मंदिर भी, इस मंदिर की मुख्य विशेषता है कि 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल इसमें लगा हुआ है। फिर है यमुनोत्री धाम। फिर है कचड़ू देवता, पोखू देवता, अन्नपूर्णा शक्तिपीठ, यह मंदिर गंगोत्री मंदिर का एक हिस्सा है। दुर्योधन मंदिर, परशुराम मंदिर और फिर है कलिंगनाथ मंदिर। आपसे ये पूछा जा सकता है कि दुर्योधन मंदिर कहाँ है, तो ये उत्तरकाशी जिले में है। परशुराम मंदिर भी वहीं है, कलिंगनाथ मंदिर भी वहीं है, लक्षेश्वर मंदिर, विश्वेश्वर मंदिर, कुट्टा देवी का मंदिर, दत्तात्रेय मंदिर, कमलेश्वर मंदिर, भैरव मंदिर और कंडारा मंदिर, ये इतने सारे के सारे मंदिर जो हमने देखे उत्तरकाशी जिले के। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे टिहरी जिले के प्रमुख मंदिरों को। ठीक है, टिहरी में आपके आते हैं लक्ष्मण मंदिर, नाग टिब्बा मंदिर, चंद्रबदनी, ये टिहरी मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर है। कोटेश्वर महाराज का मंदिर, राम मंदिर, सुरकंडा मंदिर, पुरी देवी का मंदिर, सेम नागराज जो नागराज का प्रसिद्ध मंदिर, ये भी आपके टिहरी जिले में है। रथी देवता का मंदिर, रघुनाथ मंदिर, नाग मंदिर, विष्णु मंदिर, रमणा शक्तिपीठ इंपॉर्टेंट है। सारे मंदिर इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको टिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, बूढ़ा केदार मोस्ट इंपॉर्टेंट, पौकी देवी का मंदिर, भद्रकाली मंदिर और देवप्रयाग, ये इतने कहाँ, ये टिहरी में है। और इस देवप्रयाग मंदिर को इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है और इसके प्रमुख मंदिरों में रघुनाथ मंदिर है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला देहरादून के प्रसिद्ध मंदिरों को। ये जहाँ से कौन कौन सा मंदिर इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देहरादून में आता है महासू देवता का मंदिर। ठीक है, इसमें क्या है कि चकराता से 110 किलोमीटर दूर टोंस नदी के किनारे स्थित हनोल नामक स्थान पर है। यह मंदिर जौनसोर बाबर के लोगों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है। फिर है सतला देवी, टपकेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट है, झंडा मेला, हड़काली मंदिर इंपॉर्टेंट है, बुद्धा टेम्पल, लक्ष्मण सिद्धि 84 सिद्धियों में से एक है, भरत मंदिर, माल देवता, ये भरत मंदिर इंपॉर्टेंट है और माल देवता भी इंपॉर्टेंट है। लाखा मंडल, महाभारत में के समय में लाक्षागृह यहीं पर बनाया गया था, इसी कारण यह कई प्रकार की मूर्तियां हैं यहाँ पे, इसे मूर्तियों का भंडार भी कहा जाता है। इस स्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर शिव मंदिर है और फिर है साईं बाबा का मंदिर। तो ये इतने मंदिर देहरादून में आपके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे हरिद्वार के मंदिर। हरिद्वार आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही होली प्लेस है उत्तराखंड का। हरिद्वार की बात करें तो इसमें मनसा देवी का मंदिर, चंडी देवी का मंदिर, भारत माता का मंदिर भी है, ये इंपॉर्टेंट है। पिरान कालियार, इसमें हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
दक्ष मंदिर यहीं है, बिल्केश्वर महादेव का मंदिर है, गंगा मंदिर है, माया देवी मंदिर है, नीलेश्वर महादेव का मंदिर है, गायत्री मंदिर है, कांगड़ा मंदिर है, इंपॉर्टेंट है, गोरखनाथ मंदिर ये भी इंपॉर्टेंट है, रामेश्वरम महादेव, पावन धाम, नारायण बली मंदिर और शांति कुंज जो कि गायत्री तीर्थ है, आपको पता है 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने इनकी स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये हमारे हरिद्वार के मंदिर हो गए। आप इनको बार बार वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को आप एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार अगर सुन लेंगे जल्दी से तो भी आपको वहाँ पे एग्जाम में आएगा और जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप एलिमिनेट कर लेंगे और सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अब हम पौड़ी के प्रमुख मंदिरों पे आ गए हैं। ठीक है, और इससे पहले मैं ये कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं आपको उत्तराखंड के एग्जाम करा रहा हूँ। इससे पहले के एक वीडियो में मैंने आपको कराए हैं उत्तराखंड के टॉप 100 क्वेश्चन को। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको स्पेक्ट्रम की बुक में जो पीछे जितने भी फैक्ट दिए हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, वो भी आपको कराया है मैंने, और करा भी रहा हूँ। कुछ वीडियोस बचे हैं 2-4, वो भी आ जाएंगे 1-2 दिन में। आप उनको जल्दी से जल्दी कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पौड़ी के मंदिर। इसमें नीलकंठ महादेव का मंदिर है, धारी देवी का मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, धारी देवी का मंदिर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर है ज्वापला देवी का मंदिर, ताड़केश्वर, कैलाश निकेतन, स्वर्गाश्रम, कमलेश्वर, बैकुंठ चतुर्दशी, सिद्धबली, कालेश्वर, भैरवगढ़ी, क्यूलांकेश्वर का मंदिर इंपॉर्टेंट है, कड़ोलिया का मंदिर इंपॉर्टेंट है, कमलेश्वर का मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर, शंकर मठ, केशव राय मठ, कंस मर्दनी मंदिर, सोम का भांडा मंदिर, कोटमा महादेव और दुर्गा देवी का मंदिर। ठीक है, ये पौड़ी के मंदिर हो गए इतने सारे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रुद्रप्रयाग के मंदिर। रुद्रप्रयाग में जो है वो केदारनाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। उसके बाद मधुमेश्वरनाथ का मंदिर है और तुंगनाथ का मंदिर। तो यहाँ पे मात्र 3 मंदिर हैं, उन तीनों को आपको याद रखना है, तुंगनाथ, मधुमेश्वरनाथ और केदारनाथ। ठीक है, और ये जो तुंगनाथ है सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, 3650 मीटर, यानी कि केदारनाथ से भी ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है। 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम है। अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि सबसे निचला कौन स्थित था 4 धाम में, तो वो था गंगोत्री, और सबसे अधिक ऊंचाई पे केदारनाथ है। ठीक है, तो ये 3 मंदिर हो गए। उसके अतिरिक्त अन्य भी मंदिर हैं, सॉरी 3 नहीं बल्कि यहाँ पे तो रुद्रप्रयाग में बहुत सारे मंदिर हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। कार्तिकनाथ का मंदिर, त्रिजुगी नारायण का मंदिर, काली मठ का मंदिर, कालिदास का जन्म यहीं पे हुआ था ऐसा माना जाता है। ओमकारेश्वर का मंदिर, कोटेश्वर महाराज का मंदिर इंपॉर्टेंट है, महर्षि मंदिर, महासरस्वती मंदिर, त्रिजुगी नारायण का मंदिर, हरियाली देवी, कंडोलिया देवता, ये इंपॉर्टेंट है, कंडोलिया देवता और हरियाली देवी दोनों। गौरी देवी का मंदिर इंपॉर्टेंट है, कैलाश मंदिर, अगस्तेश्वर महादेव और अर्धनारीश्वर का मंदिर, ये भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे चमोली के प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, तो चमोली के मंदिरों की अगर हम बात करें तो चमोली के मंदिरों में है व्रत बद्री का मंदिर, ये पंचबद्री में भी ये आता है, और योग ध्यान बद्री और बद्रीनाथ। ठीक है, अब हम बद्रीनाथ अगर मंदिर के बारे में कुछ पढ़ें तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस मंदिर का निर्माण महारानी गुलेरिया ने कराया था। ठीक, किस मंदिर का? बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण। और महाभारत और पुराणों में इसे बद्रीवन, विशाला बद्री कातरम के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर नर व नारायण नामक 2 पर्वतों के मध्य में स्थित है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण 12वीं शती में राजा अजयपाल के समय में हुआ था। शीतकाल में बद्रीनाथ महाराज की डोली जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में रखी जाती है। यहाँ के पुजारी दक्षिण भारत के रावल होते हैं, ये आपको याद रखना है। बद्रीनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वो दक्षिण भारत के जो रावल लोग होते हैं वो होते हैं। ठीक है, और चूँकि शीतकाल में यह बंद कर दिया जाता है मंदिर, तो इसकी जो भगवान की जो डोली है वो उठा करके जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में रख दिया जाता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3133 मीटर पे है। ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पे ये स्थित है, NH 58 पे स्थित है। अगले मंदिर देखते हैं लोकपाल का मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कहाँ पे है, चमोली में। नरसिंह देव का मंदिर, आदि बद्री, भविष्य बद्री, कर्ण मंदिर, अनुसुईया देवी का मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेमकुंड का मंदिर, ये भी आपके चमोली में इंपॉर्टेंट है। वसुदेव मंदिर जोशीमठ में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नव दुर्गा देवी का मंदिर भी वहीं पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें चमोली में बहुत सारे मंदिर हैं। फिर देखते हैं विष्णु मंदिर, उमा देवी, गोपीनाथ का मंदिर, लवकुश मंदिर इंपॉर्टेंट है, चंद्रिका देवी का मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, घंटा कर्ण मंदिर, और फिर है लाटू देवता का मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। लाटू देवता का मंदिर कहाँ है? चमोली में। वाड़ा गांव यहीं पर स्थित है। इस मंदिर के कपाट 1 दिन के लिए खुलते हैं और उसी दिन बंद हो जाते हैं। यहाँ पर पुजारी आंखों में पट्टी बांधकर पूजा करते हैं, तो इसके बारे में ये डिटेल भी पूछी जा सकती है। फिर है माता मूर्ति देवी का मंदिर, अंजनी माता का मंदिर और कालेश्वर का काल भैरव का मंदिर। ठीक है, अगला है नैनीताल के प्रमुख मंदिर। अब हम नैनीताल के मंदिरों पे आ गए। इसमें है नैना देवी का मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो नैनीताल वाली लेक है वहीं पे ये स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण मोती राम शाह ने कराया था, ये भी आप याद रखेंगे। फिर है गारजिया का मंदिर, सीमावनी का मंदिर,
गोयल देवता का मंदिर, कैंची धाम जो कि नीम करोली बाबा का है स्थान है, वो भी यहीं पे है। यह नीम करोली महाराज द्वारा बनाया गया था। हनुमान बनी का मंदिर, ऊधम सिंह नगर के प्रमुख मंदिर को अगर हम देखें तो इसमें है बाला सुंदरी का मंदिर, इसी को चैती का मनिंद कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। नानक माता का मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अटारिया देवी का मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है। द्रोण सागर यहाँ पे है। गिरिताल मंदिर इंपॉर्टेंट है और मोटेश्वर मंदिर है। तो ये ऊधम सिंह नगर के सारे मंदिर इंपॉर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं चंपावत के प्रमुख मंदिरों को, ठीक है। तो अगर हम चंपावत के मंदिरों की बात करें तो इसमें देवी धुरा का मंदिर, पूर्णागिरी का मंदिर, ये जो पूर्णागिरी माता का मंदिर होता है यह चंपावत जिले में आता है, ठीक है। बालेश्वर का मंदिर, रीटा साहेब का मंदिर, बाणासुर का मंदिर, एक हत्यानोला का मंदिर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नागनाथ का मंदिर, मायावती आश्रम है। बाराहिल मंदिर, ग्याल देवता, घटोत्कच का मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा यहीं पे है। नरसिंह देव का मंदिर है। हिंगला देवी मंदिर यहीं पे है, इंपॉर्टेंट है। चैमुह मंदिर, मल्लाड़ेश्वर मंदिर यहीं पे है। चंपावती दुर्गा मंदिर यहीं पे है। तारकेश्वर मंदिर यहीं पे है। हिडिंबा देवी का मंदिर यहीं पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्रांतीश्वर महादेव का मंदिर भी यहीं पे। तो इतने के सारे मंदिर जो है वो आपके चंपावत में है। अगला देखते हैं हम, अगला है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में बहुत सारे मंदिर हैं और यहाँ से सवाल भी बनते हैं। नंदा देवी का मंदिर यहीं अल्मोड़ा में है और इस मंदिर का निर्माण चंद शासक ज्ञानचंद्र ने कराया था। कसार देवी का मंदिर यहीं है। विंसर महादेव का मंदिर यही है, ये विंसर वाला सवाल पूछा जाता है, ठीक है। कोटमाई का मंदिर भी यही, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोमेश्वर मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है। द्रोणपुरी का मंदिर, रामशिला का मंदिर, जागेश्वर मंदिर धाम। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह यही है, कौन सा? जागेश्वर मंदिर धाम, ठीक है। सूर्य मंदिर, जिसको कटारमल का मंदिर कहते हैं, ये सूर्य देवता को समर्पित है, ये भी अल्मोड़ा में है आपकी। गणनाथ गुफा भी यहीं पे है। दूना मंदिर यहीं पे है। द्वारा हाट का मंदिर भी अल्मोड़ा में है और इसे मंदिरों की नगरी व हिमालय की द्वारिका कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं, तो द्वारा हाट को कहते हैं और इसको हिमालय की द्वारिका भी कहते हैं। यहाँ के मंदिरों का निर्माण कत्यूरी राजाओं के द्वारा कराया गया था। द्वारा हाट के मंदिर गुजर देव, वैरुड़ती मंदिर आदि हैं, ठीक है। सोमनाथ का मंदिर भी यहीं है। जाखन देवी का मंदिर, विभांडेश्वर का मंदिर, पुष्य माता का मंदिर, ये भी जागेश्वर में है। जागेश्वर मतलब अल्मोड़ा जिले में एक स्थान है, ठीक है। वीरडेश्वर मंदिर यहीं पे है। चीतल मंदिर यहीं पे है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, मल्लिका देवी मंदिर भी यहीं पे है, कहाँ पे? अल्मोड़ा जिले में, ठीक है। मल्लिका देवी मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। स्याही देवी का मंदिर भी यहीं है। गोलू देवता, ये इनको न्याय का देवता कहते हैं, इसका मंदिर भी अल्मोड़ा में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि न्याय का देवता उत्तराखंड में किसको मानते हैं, तो गोलू देवता को मानते हैं और ये इनका मंदिर स्थित है अल्मोड़ा में, ठीक है। इसे न्याय का देवता कहा जाता है। इस स्थल को प्रमोच्च न्यायालय भी इसीलिए कहा जाता है। भूमिया मंदिर यहीं पे है। कुश्ती माता का मंदिर है। त्रिपुरी देवी मंदिर है। सल्ट महादेव का मंदिर है, इंपॉर्टेंट है। दिन देश्वरा मंदिर यहीं पे है। कालिका मंदिर यहीं पे है। झूला देवी मंदिर और मनकामेश्वर का मंदिर भी यहीं पे। अगला देखते हैं बागेश्वर के प्रमुख मंदिर। अब हम बागेश्वर जिले को आगे, इसमें आपका चंद्रिका मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, पुराना नाम इसका बैद्यनाथ था, कोट भवरी का मंदिर और बागनाथ मंदिर बागेश्वर में है। अगला हम आ गए हैं पिथौरागढ़ के प्रमुख मंदिरों पे। तो इस प्रकार पिथौरागढ़ के मंदिर हम देखते हैं। पिथौरागढ़ में है पाताल भुवनेश्वर का मंदिर। पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर यह मंदिर स्थित है। छिपला केदार यहीं पे है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि छिपला केदार कहाँ है, तो वो आपके यहाँ पे है पिथौरागढ़ में। फिर है ध्वज मंदिर, नारायण आश्रम, रामेश्वर मंदिर, अर्जुनेश्वर मंदिर, कल्पेश्वर मंदिर, थलकेदार, उल्का देवी, कामाख्या देवी, ये इंपॉर्टेंट है। जयंती मंदिर, बेरीनाथ, उमा देवी, चणाक मंदिर, हाट कालिका मंदिर, यह एक रहस्यमयी मंदिर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है। महाकालिका मंदिर, जसूर चूल्हा का मंदिर, देवल समेत मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर, असुर चूल्हा मंदिर और त्रिकोट मंदिर, ठीक है। ये इतने मंदिर आपके पिथौरागढ़ में हैं। तो इस प्रकार हमने एक एक जिला कर करके उत्तराखंड के सभी जिलों के सभी मंदिरों को देख लिया। जो भी इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है उसको भी हमने देख लिया है। तो बाकी के वीडियो देखने के लिए आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जरूर देखें। और इस वीडियो को आप एक बार ना देखें बल्कि आप एग्जाम से पहले 2 से 3 बार जरूर देख के जाएँ, ताकि आपको वहाँ पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये मंदिर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन फीड हो जाएगी। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तराखंड के बारे में और ऐसी बातें लाते रहेंगे, जैसे उत्तराखंड की नदियाँ, उसके ग्लेशियर, मतलब उत्तराखंड से रिलेटेड एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 सवाल बनने आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों हम देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल को। उसके तहत आज का हमारा वीडियो जो है उसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके उपनाम से।
आपके उत्तराखंड पीसीएस में इससे कम से कम आपको 2 सवाल मिलेंगे। ये वीडियो बहुत ही छोटा होगा, 5 से 7 मिनट का, लेकिन इस एक वीडियो को आप 2 से 3 बार लगातार सुनते रहिएगा। एग्ज़ाम से पहले बार बार सुनिए, क्योंकि यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में 2 सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैं जो आपको उत्तराखंड स्पेशल की सीरीज़ करा रहा हूँ, ये आपके 14 जुलाई को होने वाले पीसीएस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने अगर बाकी वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वो भी यूके स्पेशल वाले वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है इंद्रमणि बडोनी। इंद्रमणि बडोनी को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। ये सवाल आ भी चुका है और पुनः फिर से आ सकता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को। और एक सवाल आता है कुमायूं का गांधी किसे कहा जाता है, तो कुमायूं का गांधी कहा जाता है देवकी नंदन पांडे को, ठीक है। इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको कि उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी को कहते हैं और कुमायूं का गांधी देवकी नंदन पांडे को कहते हैं। गढ़ केसरी के नाम से उत्तराखंड में कौन विख्यात हैं, तो गढ़ केसरी के नाम से विख्यात हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। फिर एक आता है कुमायूं केसरी, ठीक है। यहाँ था कुमायूं का गांधी कौन, देवकी नंदन पांडे, और अब है कुमायूं केसरी। कुमायूं केसरी के नाम से हम जानते हैं बद्री दत्त पांडे को, ठीक है। बद्री दत्त पांडे कौन है, कुमायूं केसरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि अल्मोड़ा की बेटी या पाकिस्तान की बहू किसको कहा जाता है, तो ये हम कहते हैं आयरिन पंत को, ठीक है। आयरिन पंत को 2 उपनाम है, अल्मोड़ा की बेटी या फिर पाकिस्तान की बहू। नेक्स्ट है उत्तराखंड की झांसी की रानी किसको कहते हैं, तो ये हम कहते हैं तीलू रौतेली को, ठीक है। तीलू रौतेली को उत्तराखंड की झांसी की रानी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में ज़रूर इस बार, ठीक है। नेक्स्ट है मैती या मैती आंदोलन के जन्मदाता कौन है, तो मैती आंदोलन के जन्मदाता उनको ही मैती कहा जाता, तो वो थे कल्याण सिंह रावत, ठीक है। अगला है गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता कौन है, तो वह है मोलाराम। ये क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गढ़वाली चित्रकला से किसका आशय है, मोलाराम का। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, तो वो थे कालू मेहरा। कालू मेहरा उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन की जन्मदात्री कौन थी, तो चिपको आंदोलन की जो जन्मदात्री हैं वो थी गौरा देवी, ठीक है। गौरा देवी का संबंध जो है वो चिपको आंदोलन से है उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या है। अगला हमारा जो है वो हम देखेंगे धर्माधिकारी कौन है। धर्माधिकारी के नाम से उत्तराखंड में कौन फेमस है, तो धर्माधिकारी के नाम से उत्तराखंड में फेमस है महिदर शर्मा डंगवाल, ठीक है। नेक्स्ट है कुमायूं की लक्ष्मीबाई। हमने ऊपर देखा कुमायूं की, उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई किसको कहते हैं, ठीक है ये, और कुमायूं के गांधी देखा। अब हम देखेंगे कुमायूं की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जिया रानी को, ठीक है। जिया रानी को कुमायूं की लक्ष्मीबाई कहते हैं। अगला है कुली बेगार आंदोलन के नायक कौन थे। कुली बेगार आंदोलन के नायक तो जो थे वो बद्री दत्त पांडे थे। ऊपर हमने देखा बद्री दत्त पांडे और भी किसी चीज़ में थे। बद्री दत्त पांडे को कुमायूं केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कुली या बेगार आंदोलन के जो नायक थे वो कौन थे, बद्री दत्त पांडे, और इन्हीं को हम कहते हैं हुमायूं केसरी, ठीक है। नेक्स्ट है गढ़वाल का हातिम ताई किसको कहा जाता, तो ये कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, 2-3 सवाल आपको एग्जाम में मिल जाएंगे एज इट इज, तो आपको इसको स्किप नहीं करना और अंत तक देखना, ठीक है। धरती पुत्र या हिमालय पुत्र किसे कहा जाता है, ठीक है, तो ये कहा जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा को। अगला है नाग कटी रानी किसको कहते हैं, तो वो रानी कर्णावती को कहते हैं। ये सवाल 2022 में प्रीलिम्स आपका पेपर हुआ था, उसी में पूछा गया था कि नाग कटी रानी किसको कहा जाता है, तो रानी कर्णावती को कहा जाता है, ठीक है। अगला है वर्ष मानव किसको कहते हैं, वर्ष मानव कहते हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी को, ठीक है। वर्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहते हैं। अगला है कुमायूं साहित्य के प्रथम कवि कौन थे, उनको लोक रत्न भी कहा जाता है, तो वो थे गुमानी पंत, ठीक है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं बार बार, तो ये आप याद रखेंगे। कुमायूं साहित्य के प्रथम कवि लोक या उनको लोक रत्न भी कहते हैं, वो थे गुमानी पंत। अगला है गिरदा। गिरदा के नाम से कौन मशहूर थे, तो वो थे गौरी दत्त पांडे, ठीक है। नेक्स्ट है चारण इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। चारण या फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको कहते हैं, शिव प्रसाद डबराल को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कौन है, तो वो शिव प्रसाद डबराल हैं। अगला है पेशावर कांड के नायक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र गढ़वाली को कहा जाता है। फिर है टिंचरी माई या ठगुली देवी किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं दीपा देवी को, ठीक है।
ठगुली देवी आपसे पूछा जाएगा किसको कहते हैं, तो दीपा देवी को, और टिंचरी माई भी इन्हीं को कहते हैं। नेक्स्ट है पहाड़ी विल्सन किसको कहा जाता है, तो पहाड़ी विल्सन कहते हैं फ्रेडरिक विल्सन को। तो इसमें आप विल्सन विल्सन से पहचान लेंगे, हालांकि आपको फ्रेडरिक भी याद रखना क्योंकि आपके इस ऑप्शन में बहुत सारे विल्सन दे दिए जाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कली कुमायूं का शेर किसको कहते हैं, कली कुमायूं का शेर ये कहते हैं हर्षदेव ओली को। हर्षदेव ओली को कली कुमायूं का शेर कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ 3 बचे हैं, उनको देख लेते हैं। कुमायूं का चाणक्य या कुमायूं का शिवाजी, ये दोनों ही पदवी एक ही व्यक्ति की हैं, और वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति है पंडित हर्षदेव जोशी, ठीक है। भारतीय राजाओं का साथी या मौलिक पंडित किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं नयन सिंह रावत को। अगला है श्रीमंत किसको कहा जाता है उत्तराखंड में, श्रीमंत कहते हैं मोहनलाल उनियाल को। और फिर गढ़वाली किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं बच्चूलाल भट्ट को। तो इस प्रकार हमने समस्त उत्तराखंड के व्यक्ति और उनकी जो पदवी हैं वो सब हमने देख ली इस एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। आपको वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, और शेयर नहीं किया है आपने, अगर आसपास कोई भी है जो तैयारी कर रहा है, यूकेपीएससी दे रहा है 14 तारीख को, तो उसके पास भी आप वीडियो को भेज सकते हैं। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरे वीडियो अब दिन में 1 से 2 वीडियो या फिर 3 वीडियो भी मिलते रहेंगे, ताकि आपके 10 तारीख तक मैं कंप्लीट आपका यूके स्पेशल और इसकी टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू वगैरह सब करा सकूं, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नया वीडियो आपको मिलेगा तुरंत ही, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख प्लेसेस और उनके निकनेम को। आपको पता है आपका 14 जुलाई को पीसीएस का एग्जाम आ रहा है, उसके तहत हम देख रहे हैं यूके स्पेशल के समस्त वीडियोज़ को। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपका कंप्लीट यूके स्पेशल करा रहा हूँ, और ये ऐसे वीडियो हैं, वीडियो भले आपको 5 से 7 मिनट का लगेगा, लेकिन इस एक वीडियो से आपको एग्जाम में एक से लेकर के 3 सवाल तक देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, आप इनको एक बार नहीं 2 से 3 बार जरूर देखें, ताकि आप अपने एग्जाम में 1 लाइनर चूंकि सवाल पूछे जाते हैं उत्तराखंड पीसीएस में, तो आप सिर्फ एक वीडियो से 2 से 3 सवाल जरूर कर पाएंगे। आपको ऐसे ही सेम सवाल उठा के पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखे तो यूके स्पेशल की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको भी जाकर जरूर चेकआउट करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला देखते हैं, और इसमें पूछा जाता है छोटा कश्मीर किसको कहते हैं, तो उत्तराखंड में छोटा कश्मीर कहते हैं पिथौरागढ़ को, ठीक है। पर्यटन नगरी रानीखेत को कहा जाता है, और ताम्र नगरी यानी कि जो तांबे की नगरी है वो कहते हैं अल्मोड़ा को। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी ताम्र नगरी है, और 4 शहर उत्तराखंड के दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो अल्मोड़ा शहर आपका ताम्र नगरी है, और उत्तर का काशी भी हम अल्मोड़ा को ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्डन वैली। गोल्डन वैली किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं बागेश्वर को। इसमें चूंकि जिले वाइज दिया हुआ तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे पिथौरागढ़ रानीखेत को एक एक कहते हैं। अब बागेश्वर को 3 नामों से जानते हैं कि गोल्डन वैली, उत्तर का वाराणसी और नीलगिरी। इन 3 नामों को हम बागेश्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बागेश्वर को गोल्डन वैली, उत्तर का वाराणसी और नीलगिरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है गढ़वाल का द्वार किसको कहते हैं, तो गढ़वाल का द्वार जो है वो कोट द्वार को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुमायूं का द्वार। कहाँ कुमायूं का द्वार जो है वो कहते हैं काठगोदाम और हल्द्वानी को, ठीक है, क्योंकि काठगोदाम और हल्द्वानी से ही कुमायूं की शुरुआत हो जाती है ऑफिशियली, मतलब, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं संत नगरी किसको कहते हैं। संत नगरी आप सबको पता है ऋषिकेश को कहते हैं। विश्व की योग राजधानी भी ऋषिकेश को ही कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके, क्योंकि योग वगैरह बहुत चर्चा में भी रहता है, न्यूज़ में भी रहता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की योग राजधानी, भारत की योग राजधानी नहीं बल्कि विश्व की योग राजधानी किसको कहते हैं, तो वो हम कहते हैं ऋषिकेश को। अगला है झील नगरी। आप सबको पता है झीलें जो ताल हैं वो नैनीताल में बहुत सारे हैं, तो झील नगरी कहते हैं हम नैनीताल को। नेक्स्ट है पर्वतों की रानी किसको कहते हैं, तो वो मसूरी को कहते हैं, आपको पता होगा। भारत का एडिनबरा किसको कहते हैं, तो भारत का एडिनबरा भी मसूरी को कहते हैं। मसूरी को पर्वतों की रानी कहते हैं और भारत का एडिनबरा कहते हैं, ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं कौसानी को। और गांधी जी, जो कौसानी का संबंध गांधी जी से रहा है उत्तराखंड के इतिहास में, आप लोग इसको ज़रूर याद रखें। गांधी जो थे वो कौसानी में ही आकर के रुकते थे, और गांधी जी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है उसमें कौसानी ही सही आंसर होता है, ठीक है। तो भारत का स्विट्जरलैंड भी उत्तराखंड में हम कौसानी को कहते हैं। कुंभ नगरी आप सबको पता, कुंभ मेला
जो है वो पूरी भारत में 4 जगह पे लगता है, उसमें से उत्तराखंड में हरिद्वार में लगता है। और तीर्थ नगरी भी हरिद्वार को कहते हैं। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कंफ्यूज क्या नहीं होना है कि संत नगरी आपकी जो है वो ऋषिकेश को कहा जाता है और तीर्थ नगरी हरिद्वार को कहा जाता है। अगला है चंपावती। चंपावती चंपावत में है, नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। और अगला है हमारा मंदिरों की नगरी हम किसको कहते हैं। तो अगर मंदिरों की नगरी की बात करें तो वो कहते हैं द्वारहाट को। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि मंदिर उत्तराखंड में लगभग हर जिले में बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन द्वारहाट को मंदिरों की नगरी कहते हैं। कार्बेट का प्रवेश द्वार कहते हैं ढिंकाला को। ये ऐसे नाम है कि ज़्यादा सुने हुए नहीं लगते हैं, तो इसलिए इनको आप लोग याद कर लेंगे। कार्बेट का प्रवेश द्वार ढिंकाला को कहते हैं। मूर्तियों का भंडार कहते हैं लाखा मंडल को, ठीक है। फिर ज्योतिर्मठ, ये कहाँ स्थित है आप सबको पता, जोशीमठ में स्थित है, ठीक है। गोविशाड़ के नाम से कौन फेमस है, तो काशीपुर फेमस है। और मणिभद्रपुरी के नाम से माड़ा गांव फेमस है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के प्रमुख शहर हो गए और उनके जो निक नेम है, जिस नाम से उनको जानते हैं, ये हो गए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और इनको आप रट लेंगे। आपको 1 से 2 सवाल ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ की सीरीज़ में आपको देता रहूँगा। आप लोग इसको 100 दिन बाद जरूर देखें, और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आए तुरंत वो आपको मिल जाए और आप लोग तुरंत उसको देख लें, उसका लाभ उठा पाएं अपने एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों हम देख रहे हैं यूके पीएससी के तहत यूके स्पेशल के वीडियोस को, और चूंकि आपको पता है आपकी 14 जुलाई को आने वाली यूके पीसीएस का एग्ज़ाम है, और उसमें इस बार लगभग 150 में से 50 क्वेश्चन जो हैं वो यूके स्पेशल के पूछे जाने हैं। और उसी के तहत छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ उत्तराखंड स्पेशल के कुछ टॉपिक, ठीक है। कुछ क्या, मैं लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट करा दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने आपको PYQs भी कराने शुरू कर दिए हैं, उसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी भी जो वीडियोस हैं उत्तराखंड स्पेशल के, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और इसी सीरीज के तहत आज के वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य के प्रमुख आभूषणों को, और उसमें भी महिलाओं के द्वारा जो आभूषण पहने जाते हैं वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो वही हम देखेंगे, आपको आभूषण बताऊंगा, और जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जो पूछा जाता है, आभूषण का नाम दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि वो आभूषण जो स्त्रियां हैं वो किस अंग पे पहनती हैं, कहाँ पे पहनती हैं। तो आपको वो नाम याद रखने, कहाँ पे पहने जाते हैं ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। माथे पर पहने जाने वाले आभूषण कौन से हैं, तो माथे पर शीश फूल बिंदी और सुहाग बिंदी। तो ये तो मतलब आप शीश से समझ जाएंगे कि मत्थे या सर की बात हो रही है, और बिंदी आप सबको पता मत्थे पे लगाई जाती है, और सुहाग बिंदी है तो ये भी मत्थे पे ही लगाई जाएगी। अगला जो है वो थोड़ा सा टफ है, उनको नाम आपको याद रखने हैं कि कान पर पहने जाने वाले आभूषण आपको बताना है। तो ये नाम ऐसे हैं जो कि ज़्यादा ही मतलब सुने नहीं हैं, तो मुरखली, बुजनी, तुग्गल, मुनाड और मुदुंडे, ठीक है। इसको आप लोग 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लेंगे, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी चाहें तो ले सकते हैं। और आपसे इसमें से सारे नहीं बल्कि एक कोई नाम दे दिया जाएगा कि मुनाड कहाँ पहना जाता है, या फिर तुग्गल कहाँ पहना जाता है, बुजुनी कहाँ पहना जाता है, मुरखुली कहाँ, या मुदुडे। हालांकि इसके नाम ऐसे, इससे आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे, आप पहचान लेंगे कि मुँह देखो, 2 में तो 3 में तो मुँह लगा हुआ, मुदुडे, मुनाड, मुरखली, मुँह, और 1 में बू और तुग्याल, यानी कि छोटाऊ की मात्रा सब में लगी हुई है। मैं एक तरह से निमोनिक्स या ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, हालांकि जरूरी नहीं कि सब में काम करे, लेकिन मेनली आप इनको पहचान लेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये एक बात है। तो ये जो आभूषण है वो कान पे पहने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नाक पे पहने जाने वाले आभूषण। अब नाक की बात करें तो फूली आप सबको पता है, ये ऐसे ही आप पहचान लें कि फूल जो है वो नाक में पहना जाता है। नथुनी नाक में ही पहनी जाती है। बुलांक, बुलाका इसको बोलते हैं अवधि में, तो बुलांक ये भी नाक में पहना जाता है। फुल्की से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, फुल्की जो है वो कहीं ना कहीं नाक में पहनी जाती है, ये चीज़ आप रट लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए नाक में पहने जाने वाले आभूषण। अब हम देखेंगे गले में पहने जाने वाले आभूषण क्या है। गले में बात करें तो तिलहरी गले में पहना जाता है, चंद्रहार गले में पहना जाता है, लाकेट आप सबको पता गले में पहना जाता है, हंसुला, सूत, गुलबंद और चरे। गुलबंद से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे,
ठीक है। गुलबंद कमर में भी कुछ जगह पे राजस्थान वगैरह में पहना जाता है, लेकिन यहाँ पे गुलबंद जो है वो गले में पहना जाता है। इसके अलावा तिलहरी याद रखेंगे, चंद्रहार और लॉकेट्स को पहचान लेंगे, हंसुला और सूत भी गले में पहने जाते हैं। अगला है कंधे पे पहने जाने वाला आभूषण। कंधे पे केवल एक आभूषण पहना जाता है, स्यूण सांगल। तो इसको आप ऐसे ही रट लेंगे, कुछ अजीब सा नाम सुनने में लग रहा है कि स्यूण सांगल कंधे पे पहना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कमर पर पहने जाने वाला आभूषण क्या होता है। तो उत्तराखंड की महिलाएं कमर पे कमर जोड़ी पहनती हैं, तो चूंकि इसमें कमर ही लगा तो आप पहचान लेंगे। और फिर तगड़ी या तिगड़ी भी जो है ये भी कमर पे पहना जाता है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और अगला है हाथ पे पहने जाने वाले आभूषण की बात करें अगर हम, तो हाथ पे पहने जाने वाले आभूषण में धगुला है, खंडवे है, गुंठी है और ठुआक है। ये सारे के सारे नाम मतलब अजीब से लग रहे हैं सुनने में, इसको आप लोग ध्यान देंगे। हालांकि बहुत ही टफ नहीं है, 1 से 2 बार अगर आप वीडियोस देखेंगे तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। धगुला, खंडवे, गुंठी और ठुआक ये हाथ में पहने जाते हैं, ठीक है। फिर कलाई की बात करें, कलाई पे पहनी जाती है पौछी या पहुंची इसको बोलते हैं, ये कलाई पे पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट है बाजू पर पहने जाने वाला आभूषण क्या है, तो गोखले, ठीक है। तो आपको याद रखना जो गोखले है वो बाजू पे पहना जाता है, ठीक है। और अगला हम पैरों पे पहने जाने वाले आभूषण की बात करें, तो पैरों पे जो आभूषण पहने जाते हैं उसमें आता है पौटा, झांवर, अमृति तार, इमरती, प्लवालिया और बिछुआ। तो बिछुआ आप सबको पता है, बिछिया है, बिछुआ ये पैर में पहने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा वाले जो नाम है वो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं बिछुआ को छोड़ करके। पौलवा, इमरती, अमृति नाग, यानी इमरती अमृति ये सब पैर में होते हैं, और झामर और पौटा भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार इतने सारे आभूषण हो गए उत्तराखंड में जो अलग अलग मतलब अंगों पे शरीर के पहने जाते हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। वीडियो को आप लोग 2-3 बार देख लेंगे तो आपको ये सब कंठस्थ हो जाएंगे। तो एग्जाम में आपके जब ऑप्शन मिलेगा तो आप ऑप्शन देख करके इसको पहचान जाएंगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और वीडियो को 2-3 बार देखना है ताकि आपको आसानी से ये याद हो जाए और एग्ज़ाम में आप उसको पहचान पाएँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, और दूसरा वीडियो भी आपको जल्दी से प्रोवाइड कराते हैं। और बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यूके स्पेशल का, यूके पीएससी का। आप जा करके वहीं से बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों हम देख रहे हैं यूके स्पेशल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, और आप सबको पता है आपका यूके पीसीएस का एग्ज़ाम जो कि 14 जुलाई को प्रस्तावित है, वो एग्ज़ाम के लिए हम यूके स्पेशल देख रहे हैं। क्योंकि आपको पता है यूके में इस बार 50 क्वेश्चन यानी कि 33% क्वेश्चन यूके स्पेशल के आने वाले हैं। तो मैं आपको छोटे छोटे वीडियो जो कि 5 मिनट 10 मिनट के होते हैं उनके माध्यम से कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यूके पीसीएस के हैं वो सब करा रहा हूँ, ठीक है। और ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से आपको आने वाले आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यानी आपको एक जो आपकी 5-6 मिनट की वीडियो होती है उससे आपको कंप्लीट जो मिल जाएगी 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपने अगर बाकी मेरे वीडियो नहीं देखे जिसमें मैंने यूके पीएससी के पीवाईक्यूज कराए हैं और प्लस जितने भी यूके स्पेशल के क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज वो कराए हैं, तो वो भी छोटे छोटे वीडियोस हैं, उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप जाके उस प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से सवाल बनते हैं और आपसे पूछा जाता है ये ग्लेशियर किस ज़िले में है, मेनली यही सवाल बनता है, ठीक है। तो हम ग्लेशियर्स को देखेंगे, वो भी ज़िलेवार देखेंगे, जो भी जिस भी ज़िले में है ग्लेशियर वो देखेंगे। क्योंकि आप सबको पता है उत्तराखंड का जो मान लीजिए अगर ये मैप है तो जो ये ग्रेटर हिमालय वाला आपका जो रीजन है ऊपर का हिस्सा, ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय वाली रीजन में ही आपके जो पाए जाते हैं ग्लेशियर। तो ऊपर के जो ये ज़िले हैं उधर ही ग्लेशियर मिलते हैं, तो नीचे वाले ज़िले इसमें नहीं रहेंगे, ऊपर वाले ज़िले में देखेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई। अब हम चलिए ज़िलेवार आपके देखते हैं ग्लेशियर्स को। तो सबसे पहले हम पिथौरागढ़ ज़िले के ग्लेशियर देखेंगे। तो पिथौरागढ़ में कुल 5 ग्लेशियर मिलते हैं। कौन कौन से ग्लेशियर मिलते हैं पिथौरागढ़ में? मिलम ग्लेशियर, काली ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, पिनोरा ग्लेशियर और पोंटिंग ग्लेशियर। आपको पता है काली नदी जो है वो पिथौरागढ़ से निकलती है, तो काली ग्लेशियर तो आप वहीं से पकड़ लेंगे। लेकिन इसके अलावा वाले जो बाकी ग्लेशियर हैं उनको आपको पकड़ना है, जैसे मिलम ग्लेशियर, नामिक, पिनोरा और पोंटिंग, ये नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 5 पिथौरागढ़ के ग्लेशियर हो गए। अगला हम देखेंगे बागेश्वर जिले के ग्लेशियर्स को, ठीक है। तो बागेश्वर जिले की अगर बात करें हम, तो बागेश्वर जिले में
सुंदर ढूंगा ग्लेशियर पड़ता है, पिंडारी ग्लेशियर पड़ता है, ठीक है। पिंडार नदी यहीं से निकलती है और यहीं जाके जो कि अलकनंदा में मिलती है, फिर कर्णप्रयाग बनाती है, जो ठीक है, जो पंचप्रयाग हैं उसमें। तो यही पिंडार ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर से ही पिंडार नदी निकलती है। फिर है कफनी ग्लेशियर, मैकतोली ग्लेशियर और सुखराम ग्लेशियर। तो ये 5 के 5 जो हैं वो बागेश्वर जिले में आपके पड़ते हैं। अगला हम देखते हैं उत्तरकाशी जिले के ग्लेशियर्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपका गंगोत्री ग्लेशियर मिलता है। यही में गंगोत्री के पास में गोमुख एक स्थान है जहाँ से आपकी भागीरथी नदी निकलती है, जो कि आगे जाकर के गंगा बनती है अलकनंदा से मिलकर, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर भी यहीं से है, ठीक है। और इसी यमुनोत्री ग्लेशियर से ये भी उत्तरकाशी में पड़ता है आपका। और फिर है डोरियानी ग्लेशियर और बंदर पूंछ ग्लेशियर। ये जो बंदर पूंछ ग्लेशियर है ये यमुनोत्री के पास ही पड़ता है और इसी बंदर पूंछ से यमुना नदी निकलती है, ये बात आप याद रखेंगे। और ये जो 4 के 4 हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदर पूंछ और डोरियानी, ये आपके पड़ते हैं उत्तरकाशी जिले में, ठीक है। अगला हम देखेंगे रुद्रप्रयाग जिले में। रुद्रप्रयाग जिले में मात्र 2 ग्लेशियर पड़ते हैं, केदारनाथ ग्लेशियर और चौराबाड़ी ग्लेशियर। तो केदारनाथ आपको पता ही है, केदारनाथ धाम भी जो है भगवान शंकर का जो स्थान है वो भी आपके रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। दूसरा आपको याद रखना कि जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है वो रुद्रप्रयाग में पड़ता है। अगला हम देखते हैं चमोली जिले के ग्लेशियर को। और अगर हम चमोली जिले के ग्लेशियर की बात करें तो इसमें दूनागिरी ग्लेशियर, तिमरा बामक ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर और सतोपत ग्लेशियर, ठीक है। ये जो आपकी अलकनंदा नदी है ये इसी सतोपत ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और ये किस जिले में पड़ती है? चमोली में, ठीक है। और आपको पता है जो बद्रीनाथ धाम है, 4 धाम जो हैं यूके में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, तो उसमें जो बद्रीनाथ है वो आपको पता है चमोली जिले में पड़ता है, तो बद्रीनाथ ग्लेशियर भी वहीं पड़ेगा। सतोपत ग्लेशियर भी वहीं पड़ते हैं, यहाँ से अलकनंदा निकलती है। दूसरा दूनागिरी ग्लेशियर और तिमरा बामक ग्लेशियर, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं टिहरी जिले के प्रमुख ग्लेशियर को। और इतने ही जिलों में हमारे ग्लेशियर मिलते हैं उत्तराखंड में। तो टिहरी जिले में एक ग्लेशियर पड़ता है और वो ग्लेशियर होता है खतलिंग ग्लेशियर, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? टिहरी जिले में। तो इस प्रकार हमने जितने भी उत्तराखंड के वैसे जिले हैं जहाँ जहाँ पे आपके ग्लेशियर पाए जाते हैं उन सबको देख लिया है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और मैं वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये भी वीडियो छोटा सा हुआ, बस 4-5 मिनट का वीडियो बना है, 4 ही मिनट का। इसको आप लोग बार बार लगा के लूप में 3 से 4 बार जरूर सुनिएगा, ताकि आपके एग्जाम में जब वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिले तो आपको मतलब कन्फ्यूजन ना रहे और ऑप्शन में एलिमिनेट करने में आसानी रहे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड की नदियों के बारे में। यूके पीसीएस का एग्ज़ाम आपको पता है 14 जुलाई को है और उसमें इस बार आपके 33% आपके इस बार 33% जो क्वेश्चन है, लगभग 50 क्वेश्चन वो आपके उत्तराखंड स्पेशल से आने। उसी के तहत मैं आपको छोटे छोटे 5-5, 6-6 मिनट के वीडियो बना रहा हूं जो कि यूके स्पेशल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी के तहत आज हम देखेंगे उत्तराखंड की नदियों के बारे में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और वीडियो को देर न करते हुए आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। आपका 1 से 2 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन भी कभी कभी मिल जाएंगे यहाँ से। सबसे पहले हम देखेंगे यमुना नदी के बारे में। जो भी नदी बहुत इंपॉर्टेंट होगी उसके बारे में मैं आपको बताते चलूँगा क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या छोड़ना क्या पढ़ना, ठीक है। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो उत्तरकाशी जिले के बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। बंदरपूंछ एक तरह का ग्लेशियर है उत्तरकाशी जिले में और उसी के पास यमुनोत्री नाम का हिमनद है, वहाँ से ये निकलती है, ठीक है, यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से। और इसकी लंबाई उत्तराखंड में 136 किलोमीटर। ये जो लंबाई है कुल लंबाई नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड के अंदर की लंबाई है। उसके बाद ये आते हुए यूपी में प्रवेश करती है और फिर ये इलाहाबाद में जाकर के गंगा से मिल जाती हैं। अब हम अगर यमुना की सहायक नदियों को देखें तो इसमें आती है ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कृष्णा गाड़, बनाड़ गाड़, बद्री गाड़, कमल गाड़, ऋतुनुगाड़, बरनी गाड़, मुगरा गाड़, गडोल गाड़, पुज्जार गाड़, टोन्स, आसन। तो आप इसमें पहचान लेंगे गंगा, गंगा, कृष्ण, ऋषि, हनुमान। इसके अलावा लास्ट में गाड़ अगर लगा हुआ है तो वो आपकी यमुना की सहायक नदी हो जाएंगी, ठीक है। और ये सारी नदियां जो हैं ये उत्तराखंड की नदियां सहायक वाली हैं, ठीक है। यमुना नदी राज्य के पश्चिमी सीमा में बहती है तथा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा भी बनाती है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है।
अब ये सारी जो नदियाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यमुना की सहायक नदियों के बारे में लिखा हुआ है। बस आप इनको एक बार पढ़ लेंगे कि कृष्णागढ़, मुरारगढ़, कमलगढ़, किशनगढ़, बद्रीगढ़। अगली हम और अगलगाड़ी नदी, ये भी यमुना की सहायक नदी। फिर हम देखते हैं टोंस नदी का उपतंत्र। टोंस नदी उपतंत्र की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 138 किलोमीटर है उत्तराखंड में, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि उत्तर काशी के बंदरपूछ पर्वत के उत्तरी ढलान के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, ये आपको याद रखना है। टोंस नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से, ठीक है। इसके निकलने वाली सुपिन और हिमाचल प्रदेश के डोडराक्वाल क्षेत्र से निकलने वाली रूपिन नदी उत्तरकाशी के नेटवाड़ नामक क्षेत्र पर मिलन होता है, और यही नदी आगे चलकर तमसा के नाम से जानी जाती है, और फिर यही तमसा टोंस नदी के नाम से जानी जाने लगती है, ठीक है। टोंस नदी पर ही इच्छाड़ी बांध है, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। आपसे पूछा जाएगा कि इच्छाड़ी बांध किस नदी पर है, तो टोंस नदी पर है, और ये उत्तराखंड और हिमाचल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। टोंस नदी और यमुना का मिलन देहरादून के कालसी नामक स्थान पर होता है, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा टोंस और यमुना कहाँ पे मिलती है, तो वो मिल जाती हैं देहरादून के कालसी नामक स्थान पर। हालांकि टोंस जो है वो यमुना की सहायक फिर बन जाती है। अब हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। भागीरथी और अलकनंदा का उपतंत्र है, क्योंकि आपको पता है देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा बनती हैं आगे, ठीक है। अब अलकनंदा का उपतंत्र देखेंगे। ये अलकनंदा जो है उत्तरकाशी और चमोली की सीमा पर स्थित स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर शिखर के उत्तरी पूर्व ढलान पर स्थित सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। सतोपंथ आपको याद रखना है, जो अलकनंदा है वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और अलकनंदा की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें लक्ष्मण गंगा, सरस्वती, पश्चिमी धौली गंगा, बिरथी, बालखिला, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी आदि नदियां हैं। ये नंदाकिनी पे नंदप्रयाग और इस पे जो है वो कर्णप्रयाग पिंडार नदी पर, और मंदाकिनी पे आपके बनता है रुद्रप्रयाग, ठीक। ये सारे प्रयाग बनते हैं, पंचप्रयाग है। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, वो आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। और इस अलकनंदा के बारे में कुछ अन्य फैक्ट ये हैं कि जल प्रवाह की दृष्टि से अलकनंदा राज्य की सबसे प्रमुख नदी, यानी कि सबसे बड़ी भी नदी है, ठीक है। और अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा नाम की एक छोटी सी नदी मिलती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सरस्वती नदी को, कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कामेत पर्वत पर स्थित देवताल के रताकोना नामक गांव माड़ा है। सरस्वती नदी और अलकनंदा का संगम केशव प्रयाग के नाम से होता है, ठीक है। ये छठा प्रयाग है, बल्कि ये पंचप्रयाग में नहीं आता है। नोट, केशव प्रयाग पंचप्रयागों में नहीं गिना जाता, ये भी आप याद रखेंगे। यही बात मैंने आपको ऊपर बताई। अब यहाँ पे हम इन्होंने प्रयाग के बारे में भी दे दिया है। विष्णु प्रयाग में मिलती है धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है विष्णु प्रयाग में, ठीक। नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार मिलते हैं। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं, ठीक। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल जाते हैं, और ये जो है देवप्रयाग यहीं से गंगा आगे बन जाती है। पंच प्रयाग में सबसे कम ऊंचाई वाला जो प्रयाग है वो यही देवप्रयाग है, जहाँ से गंगा बनती है, ठीक है। तो ये पूरा अलकनंदा का तंत्र हो गया। अब हम अगला देखेंगे भागीरथी नदी का उपतंत्र, ठीक है। तो भागीरथी नदी का उपतंत्र में भागीरथी नदी कहाँ से निकलती? उत्तर काशी व चमोली जिले की सीमा पर स्थित शिवलिंग पर्वत के उत्तर पूर्वी ढाल पर स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती। इसीलिए इसको जनरल वे में हम कह देते हैं कि गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है, और गंगोत्री हिमनद के निकट जो गोमुख नाम का स्थान है वहाँ से मेनली निकलती, ठीक। अब भागीरथी की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें आती है केदार गंगा, ठीक है। और ये केदार गंगा भागीरथी की प्रथम सहायक नदी है, और ये केदार ताल से निकलती है। जाड़ या जाह्नवी नदी की बात करें, जानवी इसीलिए जानवी जो है गंगा का नाम होता है, ठीक है। तो जाड़ या अगर हम जानवी की बात करें तो इस नदी का उद्गम थांगला दर्रे के टकनौर नामक स्थान से है। यह नदी भैरव घाटी में भागीरथी के साथ संगम बनाती है। ये पूछा जाएगा आपसे कि भैरव घाटी में भागीरथी के साथ संगम कौन बनाती है, तो वह जाड़ या जानवी नदी बनाती है। फिर है मिलुन गंगा, ये सारी भागीरथी की सहायक है, यह भी भागीरथी नदी की सहायक है। फिर है रुद्र गंगा, ठीक है। रुद्र गंगा का उद्गम स्थल रुद्रगेरा हिमनद है। यह नदी गंगोत्री में भागीरथी के साथ संगम बनाती है। अगला है अस्सी गंगा। अस्सी गंगा का उद्गम डोडी ताल है। यह गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी से मिलती है। अगला है सियाल गंगा। सियाल गंगा झाला नामक स्थान पर भागीरथी से मिलती है। फिर है भीलांगना नदी। यह टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ये भीलांगना बहुत इंपॉर्टेंट नदी, आप किसको याद रखेंगे? भीलांगना नदी जो है इसी भीलांगना नदी पे टिहरी बांध बंधा हुआ है, ठीक है। टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, ये पूछा भी गया है। और भीलांगना नदी भागीरथी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला एक आता है गणेश प्रयाग। ये भी पंच प्रयाग में नहीं गिना जाता है, यह टिहरी जिले में आता है। टिहरी का प्राचीन नाम गणेश प्रयाग इसीलिए माना जाता है।
और इसी स्थान पर भागीरथी और भिलांगना नदी का संगम होता है। वर्तमान टिहरी बांध भी इसी संगम पर बना हुआ है। ठीक है, तो जो टिहरी बांध है वो भागीरथी और भिलांगना के संगम पे बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, और ये जो मिलता है जहाँ पे ये भागीरथी और भिलांगना, उसको कहते हैं गणेश प्रयाग। ये गणेश प्रयाग भी आपके उसमें नहीं है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे गंगा नदी तंत्र। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा के नाम से जाना था। संयुक्त नदियां मिलकर गंगा बनाती हैं, आपको पता है। ठीक, अब गंगा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें नयार नदी, चंद्रभागा नदी, सौंग नदी, रिस्पना नदी और निंदाल नदी है। ठीक है, और आपको पता है कि गंगा की ये जो जितने भी मैं सहायक नदियाँ यहाँ पे बता रहा हूँ, ये उत्तराखंड के अंदर की सहायक नदी, बाकी पूरे भारत में इनकी अलग अलग सहायक नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को दे दिया गया था। इसी के साथ गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब काली नदी की बात करें, गंगा नदी हो गई। काली नदी, इसे श्यामा नदी के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो उद्गम स्थल है वो लिपुलोक दर्रे के पास स्थित कालापानी नामक स्थान है। काली नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें कुटियांगटी, धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती, लधिया आदि हैं। ठीक है, और पुराणों मेनली स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है। ठीक है, तो जो काली नदी को श्यामा नदी कहा जाता है ये पुराणों में कहा गया है। अगला है हमारा सरयू नदी। सरयू नदी की अगर बात करें तो यह बागेश्वर जिले में से निकलती है, और उसमें एक सरमूल नाम का क्षेत्र है वहाँ से, और यह नदी कुमायूं की सबसे पवित्र नदी है। आपसे पूछा जाएगा कि कुमायूं की सबसे पवित्र नदी क्या है, तो वो है सरयू नदी। और इसी नदी के तट पर बागेश्वर नगर स्थित है, जहाँ पर डोबरा श्रेणियों से निकलने वाली गोमती नदी सरयू में आकर मिल जाती है, अर्थात सरयू नदी और गोमती का संगम बागेश्वर में होता है। अगली है लधिया नदी, और इस नदी का उद्गम स्थल जो है वो ये लधिया, आपको पता है अभी हमने ऊपर देखा, काली की सहायक नदी है। ठीक है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल के मिलन बिंदु से होता है। लधिया नदी चंपावत के चूका नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि लधिया नदी काली नदी से कहाँ मिलती, तो मिलती चंपावत के चूका नामक स्थान पर। चंपावत के टनकपुर नामक स्थान पर ही काली उत्तराखंड से बाहर निकलकर नेपाल में प्रवेश कर जाती है, और नेपाल में प्रवेश करने पर इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूपी में भी जब ये आती तो यूपी में भी इसको शारदा के नाम से जानते हैं। अब हम उत्तराखंड की कुछ अन्य प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं। अभी हमने ऊपर उत्तराखंड की जो मेन नदियाँ थी उनको देख लिया। ठीक, पश्चिमी रामगंगा, यह नदी पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा जनपद में फैले दूधा तोली के पूर्वी ढाल से निकलती है, और पौड़ी जिले के कालागढ़ नामक स्थान से राज्य की सीमा से बाहर चली जाती है, और यह नदी उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। रामगंगा उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। फिर है खोह नदी, पौड़ी के दुगुट्टा से कोटद्वार में बहती है, और यह नदी कोटद्वार के आगे भूमिगत हो जाती है, यानी भूमि में ही विलीन हो जाती है। फिर है कोसी नदी, ये बागेश्वर जनपद में स्थित कौसानी के धार पावी नामक स्थान से निकलती है। ठीक, कौसानी वाला कौन सा स्थान, जहाँ पर गांधी आते थे। कौसानी को ही गांधी ने भारत उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड बताया था। ठीक, यह नदी रामनगर होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कोसी की प्रमुख सहायक नदियों की अगर बात करें तो कोसी की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो हैं मितौलगढ़, सोमालीगढ़ आदि। कोसी नदी से निर्मित घाटी को कुमायूं में धान का कटोरा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो ऐसे फैक्ट दिए हुए हैं ना, आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे, तो इनको आप लोग मतलब थोड़ा ध्यान देके सुना करिए या पढ़ा करिए। कि आपसे पूछा जाएगा कि कुमायूं में धान का कटोरा किसको कहते हैं, तो कोसी नदी से निर्मित जो घाटी है उसी को कुमायूं में धान का कटोरा कहते हैं। ठीक, अगला है गौला या गार्गी नदी। तो गौला नदी इंपॉर्टेंट है। यह नदी नैनीताल जनपद में स्थित पहाड़ पानी से निकलती है तथा काठगोदाम से आगे मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कालसा नदी और कराली गाड़ इसी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम अगला देखते हैं दाबका नदी। यह नदी नैनीताल जनपद में स्थित गर्म पानी नामक स्थान से निकलती है और उधम सिंह नगर में स्थित बाजपुर क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। फिर है भाकरा या बाकरा नदी। यह नदी नैनीताल से निकलती है और शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली यह नदी है। ठीक, अगला है दवोहा नदी। यह नदी नैनीताल जनपद से निकलती है और उधम सिंह नगर के क्षेत्र से राज्य से बाहर चली जाती है, यानी कि ये सब यूपी में आ जाती है। ठीक, अगला है नांदौर नदी। नैनीताल के चोरगलियारा के पास निकलकर नानक सागर झील जो कि उधम सिंह नगर में इसमें समाहित हो जाती है। पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा जनपद में फैले दूधा तोली के पठार से 5 नदियां निकलती हैं जो निम्नलिखित हैं: पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटागाड़, पश्चिमी रामगंगा और विबोग नदी। ठीक है, तो ये उत्तराखंड की नदियां हो गई। तो चलिए, ये हमने उत्तराखंड की जितनी भी छोटी नदियां, बड़ी नदियां हैं सबको पढ़ लिया, उनके नदी तंत्र को पढ़ लिया, उनकी सहायक नदियां, उससे रिलेटेड और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे
उन सबको हमने पढ़ लिया। उत्तराखंड की नदी का कंप्लीट अध्ययन यहाँ पे हो गया है। ये वीडियो 10-11 मिनट का हो गया है, लेकिन इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो नदी से रिलेटेड कोई भी सवाल, और नदियों से वहाँ पे खूब सवाल बनते हैं, ठीक है, वो आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए आप लोग बाकी के वीडियोस भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूके स्पेशल के, वो भी देख लें, ठीक है। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए, वो भी देख लीजिएगा। तो आप लोग ये सारे वीडियो देखते रहिए। एग्जाम से पहले जितनी बार हो सके उतनी बार देख के जाइए, ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत ना हो, कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आपका यूके पीएससी का एग्ज़ाम 14 जुलाई को अब होना कंफर्म हो गया है, और उसी के तहत मैं आपको करा रहा हूँ यूके स्पेशल के टॉपिक्स को, और उसी के तहत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम में 2-3 सवाल देखने को मिलेंगे। आज हम कराने वाले हैं उत्तराखंड की जनगणना को, ठीक है। तो ये आपकी 2011 वाली जो जनगणना है उसी के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि अभी तक 21 वाली जो होनी थी 2024 हो गया, अभी तक नहीं हुई है। तो हम 2011 की जनगणना को देखेंगे और उसमें उत्तराखंड स्पेशल से संबंधित फैक्ट्स को याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपको पता है मैं आपको बहुत छोटे छोटे वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, 5 मिनट 7-8 मिनट के वीडियो। उसी से आपको एक एक वीडियो से 2-2 3-3 सवाल देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग उसको करें ज़रूर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी वीडियोज़ को भी जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें है कि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है वो आपकी है 1,86,292। ये डेटा आपको ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक है। इसमें आपको डाउट नहीं कर रखना, मतलब कि आपको सिर्फ 1 करोड़ या 86,000 नहीं, तो लास्ट का 292 भी याद रखना है, ठीक है। 1,86,292, ठीक है। अब उत्तराखंड का ये तो जनसंख्या, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है वो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स करके, ठीक है। कमेंट करके आप लोग बताएं उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, और उसके साथ ही आपको ये बताना कि उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो दूरी है वो भी कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तराखंड की साक्षरता दर की अगर बात करें तो वो कुल है 78%, ठीक है। उत्तराखंड की कुल साक्षरता 78% है, और अगर भारत की साक्षरता दर की बात करें तो वो कितनी, वो 74%। यानी कि उत्तराखंड की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से ज़्यादा है, ठीक है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो वो 87% है, 87.40%, ठीक है। और महिला साक्षरता 70% है, ठीक है। तो ये एवरेज के हिसाब से कुल जो साक्षरता उत्तराखंड की है वो 78% है। अब हम 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की साक्षरता दर की अगर बात करें तो ये अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 74% है। इसमें पुरुष वाली जो है वो 84.34 और महिला की 64.05, ठीक है। अब हम अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो इनकी साक्षरता दर जो है वो पुरुष साक्षरता दर 83.56% है और महिला साक्षरता दर 63.89% है, ठीक है। अब हम उत्तराखंड के जिले की क्षेत्रफल और जनसंख्या की कुछ तुलना करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ चार्ट दिया हुआ है, उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि उत्तराखंड की अगर हम क्षेत्रफल और जनसंख्या की तुलना करें, ठीक है, इसमें ज़्यादा और कम वाला भी याद रखना। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल उत्तराखंड का है वो है चमोली जिले का, ठीक है। और सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें तो यानी कि सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, वो है चंपावत। यहाँ पे छोटा छोटा लिखा है, आपको अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है हरिद्वार जिले की, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या की अगर बात करें तो सबसे कम जनसंख्या आपकी पड़ती है किस जिले में, तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो है रुद्रप्रयाग जिले में, ठीक है। ये आपको याद रखना। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला चमोली, सबसे छोटा जिला चंपावत। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला हरिद्वार और सबसे छोटा जिला रुद्रप्रयाग, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर कि उत्तराखंड से जनसंख्या से जुड़े हुए कुछ फैक्ट देखते हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक और न्यूनतम वाली बात की गई है, ठीक है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अभी हमने देखा हरिद्वार, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला उधम सिंह नगर है, ये आपको याद रखना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ होती हुई, उधम सिंह नगर में। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा, वो अल्मोड़ा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ बढ़ी और सबसे कम यहाँ पे हुई, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है, ठीक है। अल्मोड़ा में सबसे कम वृद्धि दर और सबसे अधिक लिंगानुपात है, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला हरिद्वार है, ये आपको याद रखना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार की और सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार का, ठीक। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हरिद्वार है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि हरिद्वार में सबसे अधिक जनसंख्या भी है तो वहाँ जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है।
अब देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। अगला है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला उधम सिंह नगर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रुद्रप्रयाग, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला हरिद्वार। ठीक, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला देहरादून और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला उत्तरकाशी। ठीक है, तो इतने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप लोग बार बार पढ़ें, बार बार देखें, क्योंकि यही आपके एग्जाम में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त अब हम कुछ उत्तराखंड की जनसंख्या के इतर और जनसंख्या से संबंधित लगभग कुछ अन्य चीज़ें हैं उनको भी देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से वीडियो होने वाला है, इसको आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसे फैक्ट हैं यहाँ से आपको डायरेक्ट सवाल मिलेगा। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमने देख लिया हरिद्वार, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो वो है उधम सिंह नगर। ठीक है, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर जो है वो है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर की बात की गई है, और जो हमने ऊपर देखा था वो देखा था सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो हरिद्वार का हमने देखा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तरकाशी का, सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा जिले का, सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार का, सर्वाधिक साक्षरता देहरादून का, सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और रुद्रप्रयाग, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सबसे कम पुरुष साक्षरता हरिद्वार, सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून, सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी। ठीक है, तो ये कुछ सारे फैक्ट हो गए। अन्य फैक्ट को हम देख लेते हैं। सर्वाधिक बाल जनसंख्या, ये हमने ऊपर नहीं देखा था, तो सबसे अधिक बाल जनसंख्या हरिद्वार में है, सबसे कम बाल जनसंख्या यह रुद्रप्रयाग में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, वो भी हरिद्वार है। सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला चंपावत, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला उधम सिंह नगर, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला रुद्रप्रयाग, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला चंपावत, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला देहरादून और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला बागेश्वर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उत्तराखंड के जनसंख्या से रिलेटेड। ठीक है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग बताइए आपको ये मेरा सेशन कैसा लग रहा है उत्तराखंड स्पेशल संबंधित। बाकी उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो आप लोग कमेंट करिएगा। इसी तरह मेरे और छोटे छोटे वीडियो आते रहेंगे, उनको आप कंप्लीट पूरा देखें, 2-3 बार देखें, ताकि एग्जाम में आपको यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों हमने उत्तराखंड स्पेशल के तहत बहुत सारे वीडियोस कर लिए हैं, जितने भी उत्तराखंड स्पेशल के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं उन सभी को हमने देख लिया है। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ सामान्य ज्ञान देख लेते हैं, जहां से चूँकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, मात्र 14 जुलाई को एग्ज़ाम है आपका, तो बहुत ही अब पास में है। तो उत्तराखंड के जो सामान्य अध्ययन है, जो बेसिक बातें होती हैं कि उत्तराखंड में प्रथम कौन थे, ये थे, जो जनरल सी बातें होती हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वही आज हम जनरल नॉलेज थोड़ा सा देखेंगे। और ये वीडियो ऐसा ही नहीं, यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सिर्फ एक वीडियो को, छोटा वीडियो होगा 5-6 मिनट का। आप इसको 2-3 बार एग्ज़ाम से पहले देख के जाइए, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक मैप से थोड़ा समझते हैं। उत्तराखंड का राजनीतिक मैप भी है ये। ठीक है, तो आपको पता है कि उत्तराखंड जो है उसमें कुल 13 जिले हैं, और 13 के 13 जिले जो हैं वो 2 मंडलों में विभाजित है, एक है गढ़वाल मंडल और एक है कुमायूं मंडल। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के मंडलों की विभाजक रेखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने मोटा मोटी ऐसे बना दिया। ठीक है, ये इस लाइन के इधर वाला जो क्षेत्र है ये कुमायूं मंडल है आपका। ठीक है, और इधर वाला जो मंडल है वो गढ़वाल मंडल है। और गढ़वाल मंडल में कुल 7 जिले हैं, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली। कुमायूं में 6 जिले हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर। ठीक है, तो ये हो गया उत्तराखंड का राजनीतिक मैप। यहाँ से क्वेश्चन तो आप एक आध पूछ सकते हैं, लेकिन मतलब मेन क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये देखते हैं हम कि उत्तराखंड का पौराणिक नाम क्या है। तो उत्तराखंड राज्य की बात करेंगे तो इसका पौराणिक नाम जो है वो केदारखंड या मानसखंड, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड का पौराणिक नाम केदारखंड या मानसखंड है। उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आया 9 नवंबर सन 2000 को, ये यूपी से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, उस समय जब बना था उसका नाम था उत्तरांचल, लेकिन उत्तरांचल उत्तराखंड में परिवर्तित हो गया 1 जनवरी 2007 को। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी क्या देहरादून थी, ये अस्थायी राजधानी है। ठीक है, और अगला देखते हैं स्थिति उत्तराखंड की क्या है। ठीक है, मतलब मैप पे हिमालय के सघन वन, ऊंचे पहाड़ों तथा सुंदर घाटियों के बीच में स्थित है, और ये 28
घंटे 43 मिनट से 31 घंटे 27 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है तथा अगर देशांतर की बात करें तो 71 घंटे 34 मिनट से 81 घंटे 2 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला है इसकी सीमाओं की अगर बात करें तो पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से लगती है इसकी सीमा, अब वह हरियाणा से लगती है, ठीक है। फिर दक्षिण में उत्तर प्रदेश से और उत्तर पूर्व में नेपाल और चीन से। ये हरियाणा गलत लिख देगा, हरियाणा से इसकी सीमा नहीं लगती है, ठीक है। उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है हाईकोर्ट वो नैनीताल में है, ये भी अस्थायी है, ठीक है। देश का 27वां राज्य बना है उत्तराखंड, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना है, जब बना था तो ये देश का 27वां राज्य था। अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें तो पहाड़ी राज्यों में ये 14वें नंबर पे आता है, ठीक है। अगला विशेष राज्य का दर्जा इसको कब मिला, तो ये मिला 2 मई 2011 को, ये आपको याद रखना, ठीक है। सॉरी 14वां नहीं है, 11वां राज्य था ये जो विशेष राज्य, सॉरी जो पहाड़ी राज्य का है वो 11वां था, ठीक है। अगर इसके आय की स्रोत की बात करें तो पर्यटन इसका सबसे ज़्यादा आय का स्रोत होता है, वन संपदा, जल संसाधन, जड़ी बूटी, खनिज संपदा, ये सब होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कुछ बेसिक बातें इसके बारे में कि क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल ये आपको ऐसे ही रट लेना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 2 मंडल हैं, 13 जिला हैं, 100 तहसीलें हैं उत्तराखंड में, ठीक है। और ब्लॉक की बात करें तो 95 ब्लॉक हैं, ये 2015 तक की बात करी गई है, ठीक है। ग्राम पंचायत की बात करें तो 7956 और गांव 16,793, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और दी है कि उत्तराखंड में लोकसभा सीट कितनी है, ये अभी आपका 2016 वाले पेपर में पूछा गया है सवाल है, ठीक है। राज्यसभा सीट की बात करें तो ये 3 इसमें राज्यसभा सीट हैं। विधानसभा सीटें कुल 70 हैं, ठीक है। एक मनोनीत वाला अब हटा दिया गया तो ये अब केवल 70 ही बचेंगे, 71 नहीं होंगे। राज्य चिन्हों की बात करें तो 3 पर्वतों की श्रृंखला में ऊपर अशोक सम्राट की लाट है, नीचे गंगा की लहरें दर्शाई गई, ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है। ये अशोक की लाट है, ये 3 आपके पर्वत हैं और ये गंगा की लहरें हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है। राज्य भाषा की बात करें तो राज्य भाषा इसकी हिंदी है और द्वितीय राज्य भाषा संस्कृत है, ठीक है। राज्य पशु इसका कस्तूरी मृग है, ये आप देख सकते हैं, ये चिन्ह भी बना हुआ है इसका, सॉरी फोटो भी बना हुआ है। राज्य पक्षी की बात करें तो राज्य पक्षी जो है वो मोनाल है, मोनाल का चित्र आप देख सकते हैं। राज्य वृक्ष इसका बुरान था, ये देख सकते हैं, ये बहुत ही ठंडी वाले इलाकों में ये वृक्ष उगता है, ठीक है। अगला देखते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। राज्य पुष्प की बात करें तो राज्य पुष्प इसका ब्रह्म कमल है, चित्र आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम उत्तराखंड में प्रथम की बात करें तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे, ये इनकी फोटो है। उत्तराखंड के प्रथम न्यायमूर्ति की बात करें न्यायाधीश तो ये न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई थे, ठीक है। प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे और प्रथम न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई थे, ठीक है। अब प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो नित्यानंद स्वामी यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो ये प्रकाश पंत इसके प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। कौन से? प्रकाश पंत। मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी, ठीक है। अब हमने ये देख लिया अशोक ए देसाई यहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य सचिव की बात करें तो अजय विक्रम सिंह यहाँ के प्रथम मुख्य सचिव थे। प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण थे। प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति सैयद हैदर अब्बास रजा थे, ठीक है। प्रथम महाधिवक्ता आरपी नैथानी थे। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य थे। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य थे, ठीक है। प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनपी नवानी थे। ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एनपी नवानी थे। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त आरटी टोलिया थे, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त आरटी टोलिया थे। तो ये उत्तराखंड के बारे में ये प्रथम बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे कुछ और बातें देख लेते हैं। इसको और थोड़ा सा बड़ा करते हैं कि प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर संतोष चौहान थी, आपको याद रखना है। प्रथम महिला राज्यपाल ये श्रीमती मार्गरेट अलवा थी। ये सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और इस बार के एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड के प्रथम प्रसिद्ध व्यक्ति एवं उनके उपनाम को, ठीक है। तो उत्तराखंड के प्रथम प्रसिद्ध व्यक्ति एवं उनके उपनाम को देखें तो उत्तराखंड का गांधी ये कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को। उत्तराखंड का चारण शिव प्रसाद डबराल को कहते हैं। चिपको आंदोलन से संबंधित वुमेन या चिपको वुमेन थी गौरा देवी। कुमायूं केसरी कहते हैं बद्रीदत्त पांडे को, ठीक है। कुमायूं केसरी कहते हैं बद्रीदत्त पांडे को। अगला है उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसको कहते हैं? ये कहते हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। कुमायूं का चाणक्य कहते हैं हर्षदेव जोशी को। गढ़ केसरी कहते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। लोक रत्न कहते हैं गुमानी पंत को। काली कुमायूं का शेर या काली कुमायूं का बेताज बादशाह कहते हैं हर्षदेव ओली को, ठीक है। कुमायूं की रानी लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहते हैं। गौरदा कहते हैं गौरीदत्त पांडे को। अल्मोड़ा की बेटी की बात करें तो ये कहते हैं आयरीन पंत को, ठीक है। आयरीन पंत को ये कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रशासनिक वाला स्वरूप हम देख लेते हैं
जिले मुख्यालय व तहसील, ठीक है। कुमायूं मंडल के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत हमने ऊपर देखा। गढ़वाल मंडल वाले जिले भी हमने ऊपर देख लिए थे, देहरादून, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, गढ़वाल। तो ये हमने उत्तराखंड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली। सामान्य परिचय था उत्तराखंड का, लेकिन सामान्य परिचय था, लेकिन आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल बार बार बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो 2-3 बार 4 बार देखें ताकि ये नाम आपको रट जाए, क्योंकि आपको एग्जाम में जो ऑप्शन दिए होंगे वो एकदम पास दिए होंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाएगा, आप लोग ज़रूर इसको देख कर जाएँ, एग्जाम में 3-4 सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आपने अगर बाकी वीडियो नहीं देखी उत्तराखंड स्पेशल की, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यूपीपीएससी प्री के नाम से, उसकी प्लेलिस्ट बना दी, वो जाकर के ज़रूर देखें, ठीक है। मैंने PYQs भी कराएं जो कि आपके टेस्ट सीरीज़ की तरह हैं, वो भी काम करेंगी, तो वो भी जाकर जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आप सबको पता है कि उत्तराखंड PCS का एग्ज़ाम आपके 14 जुलाई को प्रस्तावित है और 14 जुलाई को होने वाला है। और आपको ये भी पता है कि इस बार से उत्तराखंड आयोग ने क्या किया है कि 50 जो सवाल हैं 150 में से आते हैं वो उत्तराखंड स्पेशल के आएंगे, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो में देखेंगे टॉप 100 उत्तराखंड के वन लाइनर फैक्ट्स को, ठीक है। आपने अगर PYQs देखे उत्तराखंड के तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड में हमेशा वन लाइनर एकदम फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। तो उसी टाइप के सवाल जैसे पूछे जाते हैं, सेम वैसे ही सवाल मैं आपको टॉप 100 वन लाइनर के माध्यम से इस वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम सेगमेंट वाइज आने वाले डेली के डेली उत्तराखंड से रिलेटेड एक एक करके सारे वीडियोस को देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमारा पहला फैक्ट है वो ये कहता है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? तो केदारखंड, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड कहा गया है। अगला है अशोक कालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? तो वो मिला है कालसी से। कुमायूं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो 1790 में स्थापित हुआ था। कटारमल मंदिर विशेष रूप से किस देवता से संबंधित है? तो ये सूर्य देवता से संबंधित है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके अल्मोड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट है वह मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो वो था सुलेमान सिकोह। अगला है टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1949। आपके एग्जाम में एज इट इज सवाल ऐसे ही सन दे करके पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इनको स्किप नहीं करना है, एक एक फैक्ट अच्छे से सुनना है और वीडियो को बार बार देखना है। कम से कम आप इसको 2 से 3 बार अगर सुन लेंगे तो आपको ये सारे फैक्ट कंठस्थ हो जाएंगे और आपको एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही सवाल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको वीडियोस देखने हैं। अगला है उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक गाँव है? तो वो है पौड़ी जिला, ठीक है। साल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? ये आधुनिक भारत में साल्ट की एक घटना हुई थी, तो ये हुई थी 5 सितंबर 1942 को। ये डेट भी आपको ऐसे ही याद रखनी है, 5 सितंबर 1942। नेक्स्ट है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में, ठीक है। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ऐसे ही ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? तो कौसानी से लिखी थी। यह कौसानी जो स्थान है इसके बारे में आपको इतना याद रखना कि गांधी जी से रिलेटेड अगर कोई भी फैक्ट पूछा जा रहा है उत्तराखंड से जुड़ा हुआ तो वो कौसानी ही मोस्टली ऑप्शन होगा। गांधी जी को ये बहुत जगह बहुत ही पसंद थी, ठीक है। नेक्स्ट है चंपावत स्थित राजबुंगा किला किसने बनवाया था? तो वो सोमचंद्र ने बनवाया था। अगला है कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो वो संस्कृत थी। फिर है गाँव में ग्राम प्रधान या मुखिया नियुक्ति की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो चंद्रों के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड पर शासन स्थापित करने वाली राजनीतिक शक्ति कुड़िंद्र किसके समकालीन थे? तो राजनीतिक शक्ति जो कुड़िंद्र थे ये मौर्यों के समकालीन थे, ठीक है। नेक्स्ट है तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो लक्ष्मण ने तपोवन में तपस्या की थी। अगला है कुमायूं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हो गया था? तो ये 1926 में हुआ था। नेक्स्ट है कुमायूं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी सन 1912 ईस्वी में। कोटा खर्रा का आंदोलन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना किसके हित में था? तो ये भूमिहीनों के हित में भूमिहारों ने चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक जागरूकता है, तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पे डिबेटिंग होना चाहिए। डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी, तो वो की गई थी 1870 में। अगला है चनौदा सोमेश्वर अल्मेड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 1937 में। और कहाँ पे की गई थी? चनौदा में। ये कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। ठीक है। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? आलू। जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, उसका प्रिय आहार आलू है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में कांचुल खर्क किसका केंद्र है? तो कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। अगला है राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां मिलती हैं? तो ये 24 प्रजातियां मिलती हैं। क्योंकि ये उत्तराखंड के राज्य पुष्प हैं, ये राज्य
पक्षी है, तो इनसे रिलेटेड सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला है राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय कौन सा होता है, तो फरवरी से अप्रैल का समय होता है। अगला है उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं, आप सबको पता होगा, कुल 13 जिले हैं और 2 मंडलों में 13 जिले विभाजित हैं, तो गढ़वाल और कुमायूं। गढ़वाल में 7 जिले हैं और कुमायूं में 6 जिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ये देवप्रयाग के नाम से। तो ये पंचप्रयाग हैं उत्तराखंड में। आपको पंचप्रयाग के पांचों पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन सी नदी आके मिल रही वो सब पता होना चाहिए। आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में ही चैनल पे जाएंगे, उसमें मैंने कुछ 5-6 ही शॉर्ट्स करा रखे हैं, ज़्यादा शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया नहीं है। उन्हीं में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो उसमें मात्र 1 मिनट के अंदर मैंने आपको समझा दिया है पंचप्रयाग के बारे में। वहाँ पे जाके आप देख लेंगे तो पांचों प्रयाग, उसमें मिलने वाली सभी नदियाँ वहाँ से कवर हो जाएंगी। ठीक है, खैर नेक्स्ट देखते हैं किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है, तो वो है चमोली में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना कि प्राकृतिक झील सर्वाधिक कहाँ है, तो वो है चमोली में। फिर है रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले कब बने थे, तो ये बने थे 1997 ईस्वी में। अगला है 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो है उत्तरकाशी। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है पौड़ी में। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, तो वो मिला 15 जनवरी 2009 को। नेक्स्ट है गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना प्रसिद्ध है, कन्याधन योजना। ठीक है, पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है, ये किस श्रेणी का अंग है, तो ये मध्य हिमालय श्रेणी का अंग है, यानी कि जो मिडिल हिमालय श्रेणी का अंग है। ठीक है, ये जो मसूरी है, पहली बात तो इसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मसूरी वगैरह ये सब कहीं ना कहीं हिल स्टेशन में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है मिडिल हिमालय में जो है वो हिल स्टेशन के लिए ही फेमस है। इसके ऊपर का जो ग्रेट हिमालय है वो ग्लेशियर्स के लिए फेमस है, वहीं से उत्तराखंड की नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के बाद अगले फैक्ट पे चलते हैं। वो ये कहता है कि रानीखेत पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो ये भी मध्य हिमालय में है। ठीक है, रानीखेत आपके अल्मोड़ा में पड़ता है और ये भी मध्य हिमालय में, क्योंकि ये भी एक प्रकार का हिल स्टेशन ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है, तो शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में स्थित है। ठीक है, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई थी, तो ये 2008 में ही शुरू की गई थी। विकलांग लोगों को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, तो वो है 3%। ठीक है, किस झील का पानी लाल है, तो वो है बासुकी ताल। ये आपको याद रखना, जो कि नैनीताल में और आपके उत्तराखंड में नैनीताल में मेनली बहुत सारी ताल हैं, तो उसमें जो बासुकी ताल है उसका जो पानी है वो लाल है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल क्या है, तो वो है सहस्त्र ताल। नेक्स्ट है कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, तो वो है भीमताल। ठीक है, ये आपके नैनीताल जिले में पड़ता है। अगला है उत्तराखंड में कांचुका खरक क्या है, ये एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी है, तो वो है टोटल 500। ये आपको याद रखना कि उत्तराखंड में 500 प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। अगला है 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है, जो भी हमने ऊपर देखा 2008 में शुरू की गई थी, तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा फैक्ट ये कहता है कि चिपको आंदोलन 1974 में रेड़ी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी, तो ये थी गौरा देवी। इन पे बहुत बार सवाल बनते हैं और इस बार भी बनने की संभावना है। अगला है उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है, तो विशेश्वर दत्त सकलानी ये नाम का एक वृक्ष है। ठीक है, उत्तराखंड में लगभग कुल कितने प्रकार की औषधि पौधे पाए जाते हैं, तो 500 हमने भी ऊपर देखा। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो वो कहा गया वानस्पतिक बगीचा। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है, तो ये हैं प्रोफेसर गणेश सैली। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया, सुंदरलाल बहुगुणा ने। वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब तक चला था, 1977-78 में ये चला था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है, तो वो है धान गेहूँ मुड़वा पड़ती। ये आपको ऐसे याद रखना है, धान गेहूँ मुड़वा पड़ती। उत्तराखंड में भकार का उपयोग किस में होता है, तो होता है खाद्यान्न संग्रह के लिए। आपसे पूछा जाएगा कि भकार क्या है, तो भकार एक प्रकार का खाद्यान्न संग्रह होता है। ठीक है, 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, तो मात्र 3 जिले ऐसे हैं उत्तराखंड में जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कहाँ है, तो वो है हरिद्वार। ठीक है, गंगा नहर का उद्गम स्थान नहीं, ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थान। ठीक है, विकेट बंदोबस्त कब प्रारंभ हुआ, 1863 से 73 के बीच। उत्तराखंड के शुद्ध चिंतन क्षमता में किसका सर्वाधिक योगदान है, तो वो है नलकूपों का। यानी उत्तराखंड में ओवरऑल जो भी सिंचाई होती है उसमें सर्वाधिक योगदान नलकूपों का है। ठीक है, जोशीमठ औली रोपवे कब शुरू किया गया, अक्टूबर 1993 ईस्वी में। ठीक है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते बहती, तो वो बहती मंदाकिनी। ठीक है, बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, ये चमोली में है। केदारनाथ आपके कहाँ है, केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो यह गंगोत्री है। ठीक है,
अगला है हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी का नाम क्या है, तो वो माया देवी है। ठीक है। पर्यटन स्थल खिरसू कहाँ स्थित है, तो ये पौड़ी में स्थित है। ठीक है। कटारमल सूर्य मंदिर वास्तुशैली की तरह है, किस वास्तुशैली की तरह है, तो ये उत्तराखंड की वास्तुशैली में बना है। ये सूर्य देवता का मंदिर है और ये अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगला है चितई मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा उद्यान है, तो वो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों को आकर्षित करने वाला दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, तो पहला कौन है, तो पहला है जिम कॉर्बेट। ठीक है। गढ़वाल पेंटिंग किसकी रचना है, मुकुंदी लाल की। यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो 94 राष्ट्रीय NH94 जो है उस पर यमुनोत्री स्थित है। अगला है गढ़वाल क्षेत्र में थडिया नृत्य कब किया जाता है, तो महिला के प्रथम बार मायके आने पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। जब महिला विवाह के बाद पहली बार मायके आती तो वहाँ पे थडिया नृत्य किया जाता है, और कहाँ किया जाता है, गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आपका जो भी 14 जुलाई को एग्जाम आ रहा है PCS का, तो उत्तराखंड से रिलेटेड ऐसे ही एज इट इज सवाल पूछे जाएंगे। मात्र ये जो टॉप 100 में करा रहा हूँ, इसी से आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो छोटा सा वीडियो है, आप इसको 2 से 3 बार लगा के बार बार सुनते रहिएगा, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। देखते हैं अगले फैक्ट को कि झाल, बिड़ाई, दमामा और मुरियों क्या है, तो ये कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सारे में से कोई एक नाम या सारे के सारे दिए जा सकते हैं, और आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, तो ये कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है। गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो वो थे मोलाराम। अगला है उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया, 1 अप्रैल 2001 से। ठीक है। उत्तराखंड का निर्माण सबको पता है कि उत्तराखंड का निर्माण 7 नवंबर सन 2000 को कर दिया गया था। ठीक है। लेकिन उसको विशेष राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 2001 से मिला। तो ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था, लेकिन उत्तराखंड का पड़ा तो वो 1 जनवरी 2007 को पड़ा। ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी, तो वो लिखी पातीराम ने। राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो वो है वाणिज्य कर। ठीक है। राज्य में वैट कब से लागू किया गया, 1 अप्रैल 2005 से। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अगला है 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है, तो वो है बागेश्वर। ठीक है। यानी कि सर्वाधिक ग्रामीण जिला भी है। ठीक है। जौनसारी संगीत के जनक कौन है, तो वो है नंदलाल भारती। राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं, तो 6 जिले, यानी कि उत्तराखंड के 6 जिलों में जो है वो रेल की पटरियां गई। तो 6 जिलों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो भी मैदानी भाग से टच करते हुए जिले हैं वहीं तक रेल बिछाई गई है। ऊपर वाले जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे रेल नहीं गई है। ठीक है। नेक्स्ट है किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, तो ये किया जाता है भोटिया जनजाति के द्वारा। ठीक है। ऋतु प्रवास किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, भोटिया जनजाति के द्वारा। भोटिया जनजाति के बारे में एक बात मैं आपको और बता दूं कि भोटिया जनजाति जो है ये चाइना से लगे हुए बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, यानी मेनली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है। और कुछ कुछ आपके ये क्या बोलते हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट से लगती हुई है। और ये लोग जो हैं ये भूम्याल देवता की पूजा करते हैं, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। किसके बारे में, भोटिया जनजाति के बारे में। अगला देखते हैं फैक्ट क्या है। अगला है खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है, तो जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। अगला है किस जनजाति में विवाह की 3 ठिठकी प्रथा है, तो वो है थारू जनजाति में। ठीक है। गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, 108 पे। ठीक है। अगला है राज्य में सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू की गई, 1 मई 2005 को। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है 72A। गोचर हवाई अड्डा कहाँ है, तो वो है चमोली में। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है, तो वो नरेंद्र नगर में। कुमायूं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है, कालू मेहरा को। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, इंद्रमणि बडौनी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो भी फैक्ट मैं आपको करा रहा हूँ सबके सब इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो आप लोग 2 से 3 बार जरूर सुनिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है, तो वह है गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है। अगला है ये जो है ये यूपी के प्रथम चीफ मिनिस्टर भी थे, और चूंकि उस समय यूपी और उत्तराखंड एक ही राज्य हुआ करते थे तो इसीलिए ये उत्तराखंड के भी व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है। तो अगला है कुमायूं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत किस वर्ष लाया गया, 1948 में लाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य में गंगा स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया, 17 दिसंबर 2009 से। अगला है गंगा को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, 2008 से। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई, 1932 में। तो ये आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ है, देहरादून में। स्थापना कब हुई, 1932 में। अगला है प्रतिष्ठित सैन्य शाखा बंगाल सैपर्स एवं माइनर्स ग्रुप एवं सेंटर कहाँ है, तो ये स्थित है हरिद्वार में। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन था, दरबान सिंह नेगी।
ठीक है। राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू हुई? 2009 में। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था गौरा देवी ने। हमने वो भी ऊपर गौरा देवी के बारे में और फैक्ट्स देखे थे, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो वो की थी पंडित श्री राम शर्माचार्य ने। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो ये है उत्तरकाशी में। आपसे पूछा जाएगा कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है, तो ये स्थित है आपके उत्तरकाशी में। इस प्रकार हमने 100 फैक्ट देख लिया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके यूके पीसीएस से रिलेटेड फैक्ट थे। आपको इस वीडियोस को बार बार देखना है। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं, मैं अपने चैनल पे आपको जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में जो पीछे के समय में जो परिशिष्ट दिया रहता है उसमें सारे के सारे फैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री के लिखे रहते हैं, श्रेणी वाइज और चैप्टर वाइज। मैं उनको एक एक चैप्टर वाइज उनको करा रहा हूँ और बहुत ही छोटे छोटे वीडियो हो रहे हैं, 10 मिनट 5 मिनट के। आप लोग पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री फैक्ट के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही कम समय मैंने उसको कराया है और अभी भी कुछ वीडियो बाकी वो मैं करा रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर के वो वीडियो जरूर देखिए, वहाँ से आपके मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे मैं फैक्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके यूकेपीएससी में फैक्ट ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि मैं आपको और उत्तराखंड से रिलेटेड कौन कौन से वीडियोस कराऊं। हालांकि मेरी योजना है मैं आपको 10 से 12 वीडियोस कराऊंगा उत्तराखंड स्पेशल का, उसमें कंप्लीट उत्तराखंड स्पेशल कवर हो जाएगी, ठीक है। और वीडियोस भी ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, फैक्ट के माध्यम से होंगे, ठीक है। इसी तरह के फैक्ट के माध्यम से मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि इससे आपका रिविजन भी होगा और आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा थ्योरी ना करा करके आपको फैक्ट पढ़ाऊँगा ताकि आप एग्जाम के समय में लास्ट टाइम में उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें, ठीक है। और बाकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मॉडर्न हिस्ट्री वाली सीरीज भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोग बताइए मेरा प्रयास कैसे लगा, फीडबैक जरूर दीजिए। आपके फीडबैक के आधार पर ही मैं आगे की वीडियो जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो फीडबैक दीजिए और बताइए ज़रूर कमेंट करके। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो आए तुरंत वो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और चलते चलते आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा उसका आंसर कमेंट सेक्शन में। आपको ये बताना कि उत्तराखंड का कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल और चाइना या फिर तिब्बत दोनों से लगती है, यानी कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जिला आपको बताना है, ठीक है। वीडियो को चलिए यहीं पे एंड करते हैं। एंड आपने लास्ट तक देखा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।